बैंक में पैसा कर्जे में लेना और फिर उसकी चुकता इंस्टॉलमेंट में देना, ये 6000 गुना की ठगी है लोन लेने वाले के साथ। यानी कि हवा में पैदा की गई डिजिट का भुगतान किया असली मेहनत से, यानी जीरो चीज के बदले में आप अपनी मेहनत दे रहे हो। क्रेडिट कार्ड का ये खेल है। वो इस चीज को नहीं समझ रहा है किसान, वो केवल ये सोच रहा है मोबाइल से पेमेंट हो जाती है तो वो सुविधा है। वो नहीं, ये नहीं समझ रहा है कि जो वो डिजिट है वो असली रुपया नहीं है। अगर बैंक वो नोट का जवाब, उस चिट्ठी का जवाब नहीं देता है तो बैंक के ऊपर 138 में मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें बैंक चेक बाउंस का लगता है, क्योंकि वो चेक है ना, प्रॉमिस है ना, वो इतने रुपए देने का, नीचे साइन है गवर्नर के, वो प्रॉमिस है। तो वो प्रॉमिस फेल हो रहा है बैंक। हमारे हजारों आवेदन लग चुके हैं और हम जो दे रहे हैं वो कमा कर दे रहे हैं, यानी हम कमा रहे हैं, वो छाप रहे हैं। और वो अपनी मर्जी से कितना ही भी छाप कर अगर राजा अपने उद्योगपति दोस्त को दे देगा, वो उद्योगपति दोस्त आकर आपको कितनी मर्जी रुपए में आपकी जमीन ले लेगा। और एक बार जमीन ले ली फिर आप दोबारा उस पैसे से उसी जमीन को उतने रुपए में नहीं ले सकते। अभी आप 20 करोड़ का किला ले लो, अगले दिन आप 20 करोड़ में वही जमीन लेकर के दिखा दो। आरबीआई से कॉल तो आती है, बैंक से कॉल तो आती है, वो कहते हैं आकर के मिल लो। हम कहते हैं हमें मिलना क्या है, हमने तुमसे जो डील किया, तुमने हमको लिखित में नोट दे रखा है, हम तुमसे लिखित में उसका रुपया मांग रहे हैं बदले में, तो इसमें मिलना क्या है? तुम चिट्ठी लिखकर भेजो कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो इस मुहिम में एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिस भी किसान का कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा और वो इस जाल में फंस चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल भी मतलब कोई गलत कदम नहीं उठाना। इसके अंदर एक भी दस्तावेज वो नहीं है जो हमने लिखा है। इसमें जितने कागज लगाए हैं सारे आर्काइव से उठा करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज लगाई हुई हैं और ये साबित करती हैं कि जो मैं लाइन बोल रहा हूं एक एक लाइन सच है। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ है। सो पैसे का ज़िंदगी में बहुत बड़ा मतलब है। पैसे हैं, बैंक हैं, तो बहुत बड़ा एक सिस्टम है। सो इन्हां सारियां चीज़ों के बारे में बात करने वास्ते अज मेरी गल डॉक्टर दविंदर बलारा, एक उन्होंने किताब भी मेरे हत्थ के विच रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये किताब लिखी है घनश्याम वर्मा आचार्य ते डॉक्टर दविंदर बलारा उन्होंने। सो पैसा है क्या चीज़ है, रुपया है क्या चीज़ है, तो बैंक जो सिस्टम सारा कुछ है, कर्जा फर्जा, तो पंजाब में तो हाल है कि कर्जे करके बहुत खुदकशियाँ भी है, बहुत बड़ी चीज़ा हैं। सो अज डॉक्टर दविंदर बलारा उन्होंने जानेंगे सारा मसला। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते मंजीत भाई। थारा ना उरे मैं पढ़िया पहले तो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ਆਪਾਂ ਤਾਂ दिन रात सुन रहे हैं भी रुपया बंदे की मुक्ति करावा, सब रुपए के वास्ते, सब रुपए के वास्ते, जिसकी मतलब जेब में पैसे हैं भी सारी दुनिया उसी की है। हाँ हाँ। थमें मतलब कि ये समझाओ मैंने भी रुपया क्या चीज़ है। पहले तो मैं आपको मंजीत भाई एक बात बताऊं, अगर किसी आदमी को अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने को ही मिल जाए ना खाली कि ये रुपया जो आपकी जेब में है, ये रुपया असल में क्या है, अगर कोई इसको ही सर्च कर ले तो बस आपको सब समझ में आ जाए कि आपने जितना आज तक समाज में आपने, मैंने, किसी ने भी, किसी के साथ भी जितना भी धोखा किया, झूठ बोली, या इस रुपए के लिए आपने अपनी ज़मीन बेची, या आप घर छोड़ कर गए, या आप कुछ छोड़ कर गए, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ भी किया वो असल में कबाड़ के लिए किया, वो रुपया था ही नहीं। अच्छा, जिसके लिए आपने ये सब किया रुपया नहीं था, वो रुपया नहीं था। वो जो था वो रुपए के नोट थे, या वो बैंक में आपकी कॉपी में चढ़े हुए डिजिट्स थे, जिनको आप ऐसा सोचते थे कि इसके बदले में आपको खुशी या जीवन जीने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। मतलब असल में आपने सारा काम कोशिश किया सुविधाएं मिलने का। जैसे अभी आप जाओगे इधर, मैं जब हम लोग मोहाली में बैठे मान लो, तो जब आप पूरे के पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे, गाँव में जाओगे, पहले आपकी ज़मीन का रेट जिस टाइम, मतलब मैं छोटा था तो हम सुनते थे कि हमारे गांव में किसी ने ज़मीन खरीदी थी और भाई 1.5 लाख का किला हो गया। मतलब 1.5 लाख का जो 1 एकड़ ज़मीन थी, 2 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन अगर 2 लाख की हो जाए ना तो बहुत महंगा बोलते थे उसको, कि 2 लाख
का किला। अब वो जो किला है वो कहीं कहीं 2 करोड़ का भी है और कहीं कहीं 20 करोड़ का भी है, और एक आधी जगह तो जैसे गुड़गांव में तो कोई 200 करोड़ के करीब की कोई कोठी भी है। मतलब अब इस सवाल का जवाब आप ढूंढो, वो जो 1 एकड़ जमीन है उसमें गेहूं अगर पैदा हो रही है, अनाज अगर पैदा हो रहा है, वो आज की सिचुएशन में जो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालते हो, वही पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी अगर आज से 50 साल पहले डालते तो भी उतनी पैदावार हो जाती। कहने का मतलब ये है, उस 1 एकड़ जमीन की ना तो लंबाई बड़ी है, ना चौड़ाई बड़ी है, ना मिट्टी के अंदर सोना उगने लगा है, उसमें उतना ही अनाज होता है और उसका उतना ही साइज है, तो फिर उसकी कीमत बढ़ी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपको ये सवाल का जवाब मिल गया तो अब आप अपनी जमीन बेचना बंद कर दोगे। असल में क्या हुआ, आपको ऐसा लगा कि उस जमीन की कीमत बढ़ गई, लेकिन ये नहीं हुआ। हुआ क्या कि पहले जो जमीन आप 2 लाख रुपए में खरीदते थे, आज उसी जमीन को खरीदने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके 2 लाख रुपए की कैपेसिटी कम हो गई है चीज को खरीदने की। वो चीज तो उतनी की उतनी है, एज इट इज है। चीज के बदले में चीज। अगर आपके पास उस टाइम पर 2 लाख रुपए का सोना होता तो आज आप उस जमीन को खरीद पाते। अगर आपको उस वक्त 2 लाख रुपए की भैंस होती और उतनी भैंस आज हो तो आज आप उस जमीन को खरीद पाओगे। अगर उस वक्त 2 लाख रुपए का अनाज आपके पास होता, आज आपके पास वो मतलब उस वही वैल्यू अगर सोने के मुकाबले अनाज की कीमत और एमआरपी रखी होती, एमएसपी रखी होती, तो आज आप उसको खरीद पाते। अर्थात अगर 2 लाख के घोड़े होते उस वक्त तो आज आप उस जमीन को खरीद पाते। जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 को एक आदमी टीवी पर आकर कहता है कि आपकी जेब में पड़े हुए 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो कबाड़ हो जाएंगे, रद्दी का ढेर हो जाएंगे। यही लाइन बोली थी उन्होंने। देखो, अगर जेब में मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, भाई के पास भी 10 लाख ही, भाई के पास 10 लाख, मेरे पास भी 10 लाख रुपया है, उस दिन रुपए के नोट है। मतलब आप तो रखते हो नोट ऐसे के ऐसे। उन्होंने 10 लाख की जमीन खरीद ली, उन्होंने 10 लाख का सोना खरीद लिया, मैंने 10 लाख की गाय या भैंस खरीद ली। 8 नवंबर को नोटबंदी होने से हम तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको कि अब आपके जेब में पड़ा हुआ 10 लाख रुपए का नोट वो रद्दी हो चुका है। भाई अगर वो रद्दी होगा तो ही रद्दी होगा, रद्दी चीज ही रद्दी होगी, कबाड़ ही कबाड़ होगा, असली चीज असल ही रहेगी, सोना सोना ही रहेगा। 10 लाख का घी होता, 10 लाख का घी रहता अगले दिन तक। उसके अंदर वो घी जितनी ऊर्जा पहले दिन दे रहा था, नोटबंदी के बाद भी उतनी ऊर्जा दे रहा है। अर्थात ऊर्जा स्टेबल है। उसको चेक करने के, उसको मापने के, उसकी वैल्यू, उसके मूल्यांकन करने के, मूल्य को नापने के वो पैमाने हमारे अलग अलग हैं। अगर वो पैमाने रद्दी हैं तो वो किसी और के हाथ में है। सबसे बड़ी बात, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो वो असल में रद्दी है। तो असल में क्या किया उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह बताया कि जो ये आपकी जेब में नोट हैं ये असल में रद्दी का ढेर ही है, क्योंकि रुपया तो वो है ही नहीं। अगर वो रुपया होता तो वो कोई उसको रद्दी में नहीं बदल सकता था। तो जो ये किताब हमने लिखी थी, ये किताब इसी चीज को ध्यान में रख के लिखी थी कि यार अगर हम बैंक में जाते हैं, 1 रुपए का नोट दो, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपए का सिक्का दे दो लोहे वाला, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपया डिजिट ट्रांसफर कर दो, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपया चांदी जिसमें 50% चांदी है वो सिक्का देते हो तो वो भी 1 रुपए में लेता है। 1 रुपए का चांदी का सिक्का जिसमें 90% चांदी है 1 रुपए का, वो भी 1 रुपए में लेता है। तो अब यहां से ये बात क्लियर हुई कि 1 रुपया चांदी, एक चांदी का सिक्का यानी कि जिसमें 90% चांदी है 1 तोले में, वो भी 1 रुपया कीमत में ले रहा है बैंक, और लोहे वाला भी और डिजिट वाला भी। डिजिट वाले को तो बनाने में कोई खर्चा नहीं हुआ, उसमें लोहे वाले में लोहे जितना खर्चा हुआ और चांदी वाले में चांदी जितना, लेकिन तीनों की कीमत वो 1 रुपया ले रहा है। इसका मतलब उन तीनों में से या तो कोई 1 रुपया असली है या कोई 1 रुपया नकली है।
अर्थात आप इन तीनों चीजों से सामान लेने चले जाओ, डिजिट वाले में एक टॉफी आएगी, जो इस वाले में लोहे वाले में भी एक टॉफी आएगी, और वो वाला है जो चांदी वाला, उसमें बाजार में लेने जाओगे, उसको बाजार में कन्वर्ट करोगे तो लोहे वाले उसमें 1000 मिल जाएंगे, तो 1000 टॉफी आएंगी। कहने का मतलब उस चांदी वाले 1 रुपए की परचेजिंग पावर अलग है और उस डिजिट वाले रुपए की परचेजिंग पावर अलग है। मतलब कोई सा रुपया इनमें से नकली है। हमने बैंकों से पूछ लिया, हमने आरबीआई से पूछ लिया कि इसमें से गड़बड़ ये हुई कि रुपया असली कौन सा है, ये बताओ, चांदी वाला कि लोहे वाला। तो बैंकों ने, आरबीआई ने हमें लिख के दिया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सी धातु इस्तेमाल की है, रुपया उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि रुपया ये नहीं होता है, रुपया तो कुछ और होता है। जैसे किलो है ना, वो वजन का मापक है, लोहे का हो बट्टा हमारा, चांदी का हो या सोने का हो, वो 1 किलो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका वजन 1 किलो के बराबर है कि नहीं। यानी वो धातु किलो नहीं है, वो बट्टा किलो नहीं है, उनका वजन किलो है। वो चाहे मिट्टी हो 1 किलो, वो कुछ भी हो 1 किलो, 1 किलो होना चाहिए। तो अब पहले तो तराजू नापने के लिए तराजू यूज करते थे कि इधर 1 किलो गया, दूसरा उधर हो गया। आजकल तो डिजिटल वो यूज करते हो आप मशीन, उसमें भी 1 किलो जो है आप रखते हो, तो यानी जितना वो वजन नीचे खींचता था और उसको नीचे खींचने के लिए जितना जोर लगाना पड़ता है वो 1 किलो बनेगा। तो वो जितना उसको दबा रहा है वो भी 1 किलो का नाप करके ऐसे डिजिटल बना दिया। अब अगर मान लो किसी दिन किसी आदमी के मन में कोई खोट आ जाए, वो जो दुकानदार बैठा है, और वो उस डिजिटल मीटर में थोड़ी गड़बड़ कर दे और वो 0 सेट ना करे और उसमें पहले से ही वो 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम देना चालू कर दे, तो पहले तो आपके वजन में घाटा हुआ, दूसरा आपसे कीमत जो है 1 किलो की खरीद ली गई, यानी आपको दुगना लॉस होता है। अर्थात आपका जो 1 रुपया है, अगर उसके मूल्य के अंदर कोई कूटकरण कर दे, ये वैसे ही है जैसे कि तखड़ी में वो क्या बोलते हैं उसको, उसको डांडी मारना, पहले उसको तराजू में डांडी मारना बोलते थे, यानी कि उसके नीचे चुंबक चिपका देना और वो करना, और उसको मौत की सजा तक होती थी कुछ राज्यों के अंदर, क्योंकि वो धोखा है पूरे समाज के साथ। आप रुपए का कूटकरण कर रहे हो, उस मानक का कूटकरण कर रहे हो, जो कि हो नहीं सकता, यूनिवर्सल लॉ है। तो उसमें क्या हुआ, यदि आप रुपए का कूटकरण कर देते हो तो आजीवन कारावास तक की सजा है। पहले हमारी आईपीसी होती थी 489 ABCDE, अब शायद 178 है जो बीएनएस के अंदर, जिसके अंदर पूरे के पूरे ये जो वो जो नियम थे, कानून थे, वो एज इट इज सेक्शंस बदल के इसमें नए वाले में डाल दिए थे। हम वो देख सकते हैं उसके अंदर। अब रुपए का कूटकरण जो बात हो रही थी, अब हमने ये पता किया, इसका मतलब है कि 1 किलो कुछ और है और रुपया कुछ और है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये ना किलो है, ये ना रुपया है। तो फिर हम इस रुपये की खोज करने चले, और उस रुपये की खोज में जब घनश्याम वर्मा जी ने खूब RTIs लगाई, आरबीआई के आर्काइव से दस्तावेज निकाले, उन दस्तावेज़ों के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकले, फिर RTI लगाई, फिर कंक्लूजन निकाले, तो लास्ट में जो हमको वैध रुपये का दस्तावेज मिला जो आरबीआई के आर्काइव से, उसने ये बताया कि जो 15 रुपया है बराबर 1 मोहर, ये रुपये का असल मानक है। सोने की मोहर तो सोने की ही होती थी, 1 तोला सोना होता था उसमें, तोला मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। तो 11.66 ग्राम को जब हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो निकल के आता है 0.777 ग्राम, यानी कि 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट का। अब हमको समझ में आया कि उत्तरे की 1 रुपये में जितना सोना आता है, उतना ही सोना बैंक वाले जो नोट हैं उसमें, आज की वैल्यू में बता रहा हूँ, आज जो हम कितनी तारीख है, आज 20 तारीख है, 20 जनवरी 2025 में आज उसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब 6500 रुपये के बैंक नोट के बराबर है, 6500 6000 के आसपास। यानी मैं इसको वो कम से कम में भी 6000 भी मान लेता हूँ, तो बैंक में पैसा कर्जे में लेना और फिर उसकी चुकता इंस्टॉलमेंट में देना, ये 6000 गुना की ठगी है
लोन लेने वाले के साथ। तब हमको समझ में आया, इसीलिए घर घर जाकर क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ये लोग, इसीलिए हर पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड बांटने वाले लोग खड़े हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप कर्जा ले लेते हैं। जब आप कर्जा ले लेते हैं, वो आपको कुछ नहीं दिया आपने कर्जे में, तो उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया ना, सिर्फ लिमिट दे रखी डिजिट में, आपने वो डिजिट में ली। अब आप उसका जो भुगतान करते हो वो कमा कर करते हो असली ऊर्जा से, यानी कि हवा में पैदा की गई डिजिट का भुगतान किया असली मेहनत से। यानी जीरो चीज के बदले में आप अपनी मेहनत दे रहे हो। क्रेडिट कार्ड का ये खेल है। फिर हमने बैंकों से पूछ लिया कि जो तुमने केसीसी के नाम पर, जो गाड़ी के लोन के नाम पर, जो घरों के लोन के नाम पर जो तुमने हमको पैसा दे रखा है, ये पैसा असल में पैसा है कि नहीं है? ये रुपया है कि नहीं है? जैसे आप कह रहे थे ना कि ये रुपया क्या है, मैंने इसका अगर एक्सप्लेनेशन, इसका मैं डेफिनेशन को ही समझा रहा हूं अभी तो, कि असल में तो रुपया है मूल्य का मापक। और ये किताब इसलिए लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के जज के मत्थे में मारेंगे, हाई कोर्ट के जजों के मत्थे में मारेंगे कि ये क्या है, देखो इसके अंदर एक भी दस्तावेज वो नहीं है जो हमने लिखा है। इसमें जितने कागज लगाए हैं सारे आर्काइव से उठा करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज लगाई हुई हैं, और ये साबित करती हैं कि जो मैं लाइन बोल रहा हूं एक एक लाइन सच है। तो उसके हिसाब से जब हम निकाल के लाए कि भाई पहली बात तो लोन देना ही फ्रॉड, उससे पहले बैंकिंग ही फ्रॉड, बैंकिंग पूरा बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड। पहला नंबर, एक भी बैंक के पास जो आपको 1,000 करोड़ रुपए देता है, अडानी को आज 6,000 करोड़ का लोन दे दिया कोयले की खदान खरीदने के लिए, उसको लोन दे दिया घर खरीदने के लिए 200 करोड़ का, उसको लोन दे दिया 100 करोड़ का। आज तक किसी भी बैंक ने अपना घर नहीं बनाया, अपनी जमीन क्यों नहीं खरीदी भाई? वो कुछ कह देते हैं कि भाई ये तो ना लोगों का पैसा है, उसमें से नहीं खरीदा, अपने प्रॉफिट में से खरीद लेते। प्रॉफिट तो लोगों का नहीं है ना, वो तो तुम्हारा है। क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ना कि आरबीआई और सारे बैंक सरकारी नहीं है, प्राइवेट हैं। अच्छा। 2019 में आप मद्रास हाई कोर्ट का वो फैसला चाहो तो आप एडिट ढूंढ के सर्च करके इसमें आप लगाना अपनी एडिटिंग में, कि आरबीआई एक कर्मचारी था, उसने क्या किया, वो बैंक में नौकरी करता था, उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो जब वो यूपीएससी के सिलेक्शन के बाद फाइनल जब डॉक्यूमेंट चेक कराने गया तो उसको इस वजह पर, इस बिना पर उसको सिलेक्शन नहीं दी गई थी कि तुमने अपनी सूचनाएं छुपाई हैं, तुम बैंक कर्मचारी थे, जबकि वहाँ तुमसे पूछा गया था। तो उसने कहा वहाँ ये पूछा गया था क्या आप सरकारी कर्मचारी हो? मैं पीएनबी में शायद वो नौकरी करता था, तो पीएनबी को लोग सरकारी सोचते हैं, एसबीआई को भी सरकारी सोचते हैं, पीएनबी या एसबीआई में कहीं नौकरी करता था। उसने कहा आपको ये गलत फहमी है कि बैंक सरकारी होते हैं। हमको ट्रेनिंग में पहले दिन सिखाया जाता है कि आरबीआई और बैंक सरकारी नहीं होते और ना आप सरकारी कर्मचारी हो। अच्छा। आपको नेशनलाइज जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनजीटी है, एनसीएलटी है, डीआरटी है, ये ट्रिब्यूनल जितने हैं, ये असल में इनके गैर कानूनी काम करने के अड्डे हैं। वैसे ही आरबीआई भी इनके गैर कानूनी काम करने का अड्डा है। जैसे पुलिस प्रशासन और आर्मी इनके गैर कानूनी काम करने के अड्डे हैं असल में, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ये समझ में आया, जैसे आर्मी वाले शब्द पे आर्मी वाले थोड़े भटक सकते हैं, लेकिन जब आर्मी की सच्चाई जानोगे कि आर्मी का गठन किस वजह से हुआ था, रॉकफेलर फाउंडेशन ने क्यों किया था, ये जो अमेरिका की तर्ज पर सारे देशों की आर्मी क्यों बनी थी, ये खेल आपको समझ में आएगा। तो जो नेशनलाइज्ड खेल, नेशनलाइज्ड जो शब्द है, जब इसको हमने देखा तो वो बोला नेशनलाइज्ड का मतलब ये है कि आपको सेंटर के कर्मचारियों के जैसे भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी, इससे ज्यादा आपका नेशनल में कोई रोल नहीं है, आप सरकारी नहीं हो। तो जब मद्रास हाई कोर्ट में उस बंदे ने अपील की कि भाई मुझे तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम तो सरकारी कर्मचारी थे पहले ही और तुमने अपने तथ्य छुपाए थे, तो मद्रास हाई कोर्ट का वो फैसला ऑनलाइन पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आरबीआई एंड बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। भाई वो इसका मतलब तो प्राइवेट ही हुए ना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है प्राइवेट तो प्राइवेट है, मतलब ये दो ही टाइप के हैं ना, सेमी गवर्नमेंट तो कुछ होता नहीं है ना, एडिड तो स्कूल होते थे, वो भी अब सरकारों ने जबरदस्ती काबू कर लिए। तो फिर ये पता चला कि अच्छा वो प्राइवेट संस्था है। अब पता चले कि
वो जो रुपया छपता है उसका कोई नियम है क्या? हमने आरबीआई से चिट्ठी डाल के पूछ लिया कि भाई बताओ, मेरे पास एक नोट है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा आपने छापा है, अब बताओ कि उस नोट में और आपके नोट में फर्क क्या है? भाई हूबहू है बिल्कुल, तो उस असली कैसे पता चलेगा कि असली है? दूसरी बात, क्या नोट छापने का कोई नियम है? देखो, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हमने सवाल पूछे हैं और वो आरबीआई अलग अलग सवालों के जवाब देकर जब उन सवालों को इकट्ठा करते हैं तो वो फंस जाता है, पूरी कहानी क्लियर होती है। अब आरबीआई हमको ये कह रहा है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, अभी है ही नहीं, कितने है कि लीगल मनी कौन सा है, असली रुपया कौन सा है, वो उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो बोल रहा है। इसका मतलब सारा इलीगल है। फिर हमसे उस जवाब दे के आरबीआई कहता है कि हमने कहा कि किस नियम के आधार पर तुम ये छाप रहे हो? तो बोलता है सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब तुमको ये भी नहीं पता कि पैसा कैसे छप रहा है, उसके बैग पे क्या रखा है, असली रुपया कहां है, क्या स्टैंडर्ड है। वो कहता है कि हमने तो 1970 में या 1947 में या कभी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड रखना बंद कर दिया था। फिर हमने उनसे ये पूछ लिया कि ठीक है, आपने गोल्ड स्टैंडर्ड रखना बंद कर दिया था, क्या आपको गोल्ड स्टैंडर्ड बंद करने का अधिकार है? पहले देखो, संसद कोई भी कानून पास करे, सबसे पहले तो यह तय होना चाहिए कि क्या उसको वो कानून पास करने का अधिकार है। अब उसका भी जवाब नहीं उनके पास। फिर कहते हैं क्या तुम्हें वो कानून पास करने के लिए किसी नियम को फॉलो किया है? वो कहते हैं वो भी हमें को नहीं पता। किस नियम के तहत तुमने ये पास किया कानून, या किस नियम के तहत तुम ये पैसे बना रहे हो या क्या चेंज कर रहे हो, वो भी उनके पास नहीं है। फिर जब तुम्हारे पास अधिकार भी नहीं है, उसको चेंज करने का कोई नियम भी नहीं है, और तुमने उसको चेंज कर दिया, तो घर का राज हो गया ना। फिर जनता की सरकार कहां से हुई भाई? फिर लोगों का सवाल कैसे हुआ? फिर तो लोगों के लूट की कमाई को तुम लोगों की मेहनत की कमाई को तुम लूट रहे हो, इसका मतलब तो फिर कैलकुलेशन आता है कि इसका मतलब ये असल में तो रुपया मूल्य का मापक है और बना दिया तुमने इसको शोषण का साधन। अब हम जनता को यह बता रहे हैं कि तुम बताओ, तुम जो कमा रहे हो वो रुपया कमा रहे हो कि कबाड़ कमा रहे हो? अब हम जो कमाते हैं वो किससे कमाते हैं? मेहनत से। मेहनत कहां से कर पाते हैं? शरीर की ऊर्जा से। शरीर की ऊर्जा कहां से आती है? भोजन से। भोजन ऊर्जा कहां से देता है? पौधा कहां से देता है? सूरज से। यानी भोजन पौधे से, पौधा सूरज से, हवा से, पानी से, मिट्टी से। अर्थात हम कुदरत की ऊर्जा को उपयोग करके उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो यानी हम जो लगा रहे हैं अपना एफर्ट, वो असली ऊर्जा है। अगर उसके बदले में कबाड़ आपको दिया जा रहा है तो ये तो शोषण का साधन हो गया ना। यानी आप कितना ही भरते रहो, होगा नहीं। चेक करके देखना आप अपने आसपास, किसी भी बंदे को देखना, उसने 50 लाख का लोन 6 साल पहले अगर लिया हो, या 30 लाख का लोन 6 साल पहले लिया हो, और 6 साल हो गए हो उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हुए, जाकर पता करना वो उतना ही पड़ा मिलेगा आज भी। बैंक कहता है हम तो पहले ब्याज लेते हैं। अच्छा जी, ब्याज लेते हो, तो ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करना तो अपराध है। तो तुम ब्याज ले करके फिर तुम अगले आदमी को उसको कर्जे पे क्यों दे देते हो? फिर उसका मूलधन क्यों बना देते हो? तो वहां भी तुम फ्रॉड कर रहे हो देश के साथ। फिर तीसरी बात, हमने लोन देने की प्रक्रिया के ऊपर पूरा रिसर्च करके देखा, तो असल में खेल क्या होता है? असल में खेल ये होता है कि वो होना तो क्या चाहिए कि बैंक के पास एक पैसा पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, आप उससे लोन मांगने गए, बैंक ने देखा मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं उसमें से तुमको इतना दे देता हूं, इतना कम हो गया। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए पड़े थे, आप मुझसे 60 रुपए मांगने आए, तो मैंने 60 रुपये आपको दे दिया, मेरे पास 40 रुपया रह गया, तो मैं अपने खाते में लिख दूं मेरे पास बैलेंस 40 और आपके पास अब 60। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन होता कैसे है, मैं आपको ये खेल समझाता हूँ। बैंक के पास मान लो 100 रुपये पड़े हैं, आप गए 60 रुपये मांगने, वो बोलेगा 60 रुपये की प्रॉपर्टी साथ में देनी पड़ेगी आपको। तो आपको 60 रुपये की ज़मीन, मकान, वो बोलेगा ना 60 नहीं, कम से कम 80, क्योंकि जितनी उसकी कीमत होगी उसका 80% ही लोन मिलेगा आपको। तो आपको 60 रुपये लेने के लिए आपको 80 रुपये की ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ेगी। तो अब बैंक ने पहले आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, क्योंकि वो पहले आपसे सारे कागज़ लेगा।
तो प्रॉपर्टी लिख ली। अब बैंक की प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 100 थी, 80 की ओर दे दी, अब आप बैंक की प्रॉपर्टी हो गई 180। अब बैंक इस 180 को नहीं छेड़ता, होना तो क्या चाहिए कि इसी में से आपको भाई वैल्यू आ गई है, अब इसमें से आपको दे दे। बैंक इस प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ता, बैंक एक हवा में अकाउंट बनाता है जिसका नाम है क्रेडिट अकाउंट। हवा में, मोबाइल में ऐसे कंप्यूटर में टक 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 टुम, आपका नाम भरा, मंजीत सिंह, पिता का नाम, माता का नाम, गांव का नाम, ये सामने जो कागज पड़े उनके आधार पर करा, बन गया जी अकाउंट। अब इसमें फिर वो लिख देता है लो जी 60 रुपए दे दिए। अब इस 60 रुपए को ट्रांसफर कर देता है आपके बैंक अकाउंट में, जो आपका सेविंग अकाउंट है, और आपको लगता है मुझे लोन मिल गया। असल में उन्होंने आपको हवा दी, हवा के बदले आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब आप पैसा कमाने चलोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करते जाओगे, मेहनत करते करते वो लोन जैसे ही पूरा होने लगेगा, 80 रुपए का लोन था, आपने 20 रुपए उसके ऊपर ब्याज भी दे दिया, सॉरी 60 रुपए का लोन था, 20 रुपए का लोन भी ब्याज भी दे दिया, 80 रुपये जैसे ही पूरा होने लगेगा, पूरा होने से पहले फिर आपके पास फोन आएगा, मंजीत जी आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया है, आपका क्रेडिट कार्ड भी बन रहा है, आपका नया आपको टॉपअप मिल जाएगा बढ़िया सा 4 लाख का, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी और चेक के। फिर आप सोचोगे यार बिना उसके मिल रहा है, चल बाइक ले लेंगे, चल कार ले लेंगे, चल कुछ और ले लेंगे, चल दे दो भाई। फिर आप जोर लगा लगा के फिर आप और ले लोगे, फिर वो बोलेगा जी एक और लोन मिल सकता है आपको। मतलब जब तक आप किस्तें दे रहे हो तब तक वो आपको लोन देते रहेंगे, तब तक आपको वहां तक पहुंचा देंगे जब आप लोन की किस्त देने की पोजीशन में नहीं होंगे। फिर वो आपको बोलेगा साले पे नहीं कर सकता था तो लिया क्यों था। मतलब वो प्लान करके हवा के बदले आपको कर्जदार बनाते रहते हैं, और आप अपनी सारी पूंजी, कई बार तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं जी पहले हमने मतलब एक प्लॉट बेचा, फिर हमने अपने गहने, पहले गहने बेचे, फिर सेविंग अकाउंट तोड़वाए, एफडी तोड़वाई, वो लोन भर रहे हैं, भरा ही नहीं जा रहा है, अब कहाँ जाएं, अब तो जीना मुश्किल हो गया है। तो ये इतना बड़ा खेल कि नकली हवा के बदले आपको असली आपकी पूंजी खरीदी जा रही है। तो फिर ये देखा कि यार ये रुपया तो सरकारें अपने आप से रुपए के नोट, रुपए का ये तो खरीद रहा है, तो असल में अब आपको जब आपकी ज़मीन लेनी होती है तो वो क्या करता है, बोलो जी मुआवजा कितना चाहिए, 30 लाख का किला है 50 लाख लो, 50 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। उनको क्या दिक्कत है, 50 लाख दे देंगे हवा ऐसे, लो 50 लाख, लो 2 करोड़, लो 5 करोड़। आपने अपना एक किला 20 करोड़ में बेच दिया, बाहर निकल के देखोगे 20 करोड़ में उतना सामान नहीं आता है जितना पहले 2 लाख में आ जाता था। क्योंकि चेक करोगे ना, कैलकुलेशन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मैं 1970 का भी अगर भाव कैलकुलेट करने लग जाऊं, अभी हमने इस किताब के अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वैध ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस असल में सोने के बदले होते हैं। आज भी दुनिया के अंदर जब भी कभी ऐसा होता है तो वो सोने के बदले ही होता है। अंग्रेजों ने इतना बड़ा खेल खेला आरबीआई बना करके, आरबीआई के बना करके इस खेल में जब हम इस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट का जब हमने हवाला दिया है, ब्रिटिश सरकार ने जो हमसे जो लूटपाट की है, ये पहले ये बताता हूँ, फिर मैं आपको वो कीमत के हिसाब से बताता हूँ। इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो भारत में ब्रिटिश इंडिया की वो चल रही थी, और आरबीआई बनने के बाद जब अंग्रेज़ों ने बोला कि अब तुम अपने सिक्के और अपने नोट चला लो, और अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो हमारे वाला जो है वो हमें दे दो, तो वो रुपया अपना ले गए। उस टाइम का सारा रुपया चांदी में या सोने में था, या तो मोहर थी या फिर रुपया था, रुपया भी चांदी का था। नोट थे उनको भी वो धातु में कन्वर्ट करके ले गए, क्योंकि वो कहते हैं कि नोट के बदले धातु रखी तो है। आपने सुना होगा ना अपने बुजुर्गों से कि भाई जितना सोना रखा होता है उतना ही नोट छाप सकते हैं। वो वाली लाइन है कि जितना सोना पहले रखना पड़ता है उसके बराबर की कीमत का ही नोट छपता है। यानी ये प्रॉमिसरी नोट है कि रुपया तुम्हारा हमारे पास रखा है, तुम ये प्रॉमिसरी नोट पकड़ो। तो जब उसको, यदि हम उस सारे रुपये को, सारे धन को, यानी चांदी है, रुपया है, सोना है, मोहर है, अगर उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो आजादी का जो डेट है 15 अगस्त 1947, उससे पहले 14 अगस्त 1947 को हमारे पास जो सोना था, जो रुपया था, और आजादी की डेट जो तथाकथित आजादी की रेट है, उससे अगले दिन में हमारा देश कितना गरीब हुआ उसका कैलकुलेशन करते हैं तो अंग्रेज उस तारीख को हमारे देश से 4 लाख
36,700 टन सोना लेके गए थे एक रात का। एक रात की लूट है ये, रुपए के कूटकरण की लूट से पहले की बात बता रहा हूं मैं ये लूट। और इसी तरह से आपको लोन दे करके 6,000 गुना की लूट प्रत्येक 1 रुपए पर हो रही है। यानी आप 1 रुपया लोन का लेते हो और 6,000 रुपए देते हो उनको। यानी कि 6,000 के नोट लेते हो आप, तो आपने 6,000 रुपया मांगा मान लो बैंक वालों से, वो आपको लोन में डिजिट दे रहा है। एटीएम से जाओगे तो वो बैंक नोट निकल रहा है। उस बैंक नोट की जो कीमत है वो भारत के स्टैंडर्ड के हिसाब से 777 मिलीग्राम सोने के हिसाब से लगभग 6,000 के नोट के बराबर की है। यानी कि 1 रुपए की जो कीमत है, तो बैंक से जो नोट निकल रहा है वो असल में आपको रुपया दिखाई दे रहा है, वो रुपए की पर्ची है। और असल में जाकर देखोगे तो वो रुपए की पर्ची भी नहीं है। और अगर आपको इसका सच जानना है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा नहीं भाई साहब, आप पंजाब के कर्जे की बात नहीं कर रहे थे। आज हर 1 घंटे, हर 1 दिन में लगभग ज्यादा नहीं करता तो 33 किसान आत्महत्या करते हैं रोज के, एवरेज जो है। मतलब आप इससे कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि हमारा देश में, हमारे देश का किसान, ये तो वो आत्महत्या है जिसमें किसान ये डिक्लेयर करके मरता है कि मैं कर्जे की वजह से मर रहा हूं, जिसमें पता ही नहीं चलता उसकी वजह से मर रहा है, या जिसको रिपोर्ट नहीं करते, वो तो बात, कहानी तो अलग है। साल का 12,000 का आंकड़ा निकल के आता है ये। मैंने इसका, जब हमने इस चीज को जब आगे इस पूरी कैलकुलेशन को दिया कि भाई यार ये तो यार बड़ा पंगा हो गया। अगर हम लोग अपने ही रुपए को नहीं समझ पा रहे हैं और हम अपनी अवमूल्यन को नहीं समझ पाएंगे तो भाई फिर कैसे देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन दिया, किसान और मजदूर के लूटपाट और शोषण का रहस्यमय जाल, इसके अंदर एक किताब दिया। इसमें हमने कहा कि चलो हम गेहूं की कीमत की तुलना कैलकुलेशन कर लेते हैं। गेहूं का 1970 और 1924, अभी तो 24 गया, हमारी किताब 24 में छपी है तो इसलिए हमने 24 का रेफरेंस दिया कि 1970 और 24 में गेहूं की तुलनात्मक, 1970 में जो गेहूं का रेट है वो 50 रुपए प्रति क्विंटल है और 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 50 रुपए हो गई। तो अर्थात उस समय सोने का भाव है 184 रुपया प्रति 10 ग्राम, तोला नहीं, 10 ग्राम के हिसाब से लगाते हैं। तो इस कैलकुलेशन से जो 1 क्विंटल गेहूं अगर कोई बेचता है किसान 50 रुपए में, करीब करीब 2.717 ग्राम सोना मिलता है उसको, 2.717 ग्राम सोना। अगर अब हम क्या कह रहे हैं, किसान, मतलब किसान को क्या कहना चाहिए, अगर मैं कहूं उसको एमएसपी मांगनी ही नहीं चाहिए। वो ये कहे कि तुम 1970 का रेफरेंस मैंने क्यों दिया, क्योंकि 1970 में वो आपको कह रहे हैं कि तुम गरीब हो, तुमसे उत्पादन नहीं हो रहा है और तुम इस देश को हमें बचाना है भूखमरी से। असल में क्या हुआ था, जो सिचुएशन आज है वही 1970 में थी। आज क्या हालत है, किसान की मंडियों के किसान के पास गेहूं स्टोर नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई जो है वो डेली घटती जा रही है। बिल्कुल। उसके पास अपना बीज नहीं है। उस टाइम पे किसान के पास अपना बीज होता था। उस टाइम किसान की खेत में जो लागत है, जो रुपए में जो कंपनियों को जो देने वाली लागत है, वो शून्य है ना। वो क्योंकि उसकी जो हैरो है, उसका जो कल्टीवेटर है, उसका जो फाड़ी है, वो सारी लुहार कर रहा है, तो कंपनी को 1 पैसा नहीं जा रहा। बीज उसका अपना है, पानी या नहर का है या बारिश का है या कुएं का है या अपने उसका अपना रहट का है, जैसा भी है उसका अपना है। ना पानी पे 1 रुपया खर्चा है, ना बिजली पे 1 रुपया खर्चा है, ना बीज पे 1 रुपया खर्चा है, ना उसके जोतने पे 1 रुपया खर्चा है, ना काटने पे 1 रुपया खर्चा है। सिंगल भी पैसा खर्चा नहीं है। और 1970 में 0 खर्चे में वो अपने 1 क्विंटल गेहूं के बदले में 2.717 ग्राम सोना ले रहा है। अगर एक खेत के अंदर हम 40 मन गेहूं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, 10 मन गेहूं होती थी, 15 मन गेहूं, अरे 15 मन गेहूं मान लेते हैं। 15 मन गेहूं का क्विंटल कितना बना, लगभग 6 हो गया है, 6 क्विंटल, 6 क्विंटल में हो गया 12 ग्राम सोना। 12 ग्राम सोने का मतलब ये हो गया 13 ग्राम के करीब, यानी कि 1 तोले से फालतू सोना हो गया। उस 15 मन गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं आपको कि आपको 50 क्विंटल होना चाहिए आपके खेत में। अरे उसी 6 क्विंटल में ही
6 क्विंटल गेहूं अगर उसके खेत में होती है तो शुद्ध मुनाफा है उसका 1 तोले सोने से फालतू। आज के टाइम पर वही किसान बीज भी उन कंपनियों को दे रहा है, पेस्टिसाइड यूरिया भी उनको दे रहा है, ऊपर से सरकार भी सब्सिडी के नाम पे उन कंपनियों को पूज रही है। फिर वो ट्रैक्टर का खर्चा, डीजल का खर्चा, कटाई का भी, बुआई का भी सारा पैसा मशीनों पे दे रहा है। यहां तक कि वो जो स्प्रे की मशीन है वो भी मशीन कंपनी को बेनिफिट दे रहा है। यानी जब उसका हर काम पैसे से जा रहा, खर्चा हो रहा है, तो आमदन में भी उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहिए, हमको 1970 के भाव के हिसाब से सिर्फ 13 ग्राम सोना दे दो, बात खत्म। 13 ग्राम सोना उस 6 क्विंटल का, 6 क्विंटल अगर आज के टाइम पे 6 कितना हो जाता है, 40-45 क्विंटल तो नॉर्मल हो जाता है, 7 गुना हो गया ना, तो 8 तोला सोना हो गया हमारा। 8 तोले सोना दे दो हमारे को 1 क्विंटल, 1 किले से, 1 किले की पैदावार में जो आज हम करते हैं, तो हम बराबर माने जाएंगे। लेकिन लूट की बात बता रहा हूं आपको कूटकरण से, कि अगर 1 क्विंटल गेहूं बेच रहा है वो कैलकुलेशन हो गया। अब अगर यही चीज हम आज के हिसाब से देखते हैं 2024 के हिसाब से, तो गेहूं का जो मूल्य है वो 2170 रुपए है। उसके हिसाब से अगर हम सोने का भाव कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 क्विंटल गेहूं बेचकर आज कितना खरीदता है, तो वो बनता है 0.3338 ग्राम गोल्ड। 0. कहां 3.25 ग्राम मिल रहा है, कहां वो आधे ग्राम से भी कम मिल रहा है। यानी आज के टाइम पे 2.383 ग्राम सोना कम मिलता है किसान को। ये मैं किसान की बात कर रहा हूं। अगर आप कपास की कैलकुलेशन करेंगे वो भी इसके अंदर दी हुई है। अब अगर इसके अंदर कई बार दिक्कत आ जाती है कि किसान मजदूर की गड़बड़ हो जाती है। ट्रैक्टर की कीमत हमने इसके अंदर दिया है, फिर हमने इसके अंदर मजदूर की मजदूरी का कैलकुलेशन किया है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा शरीर की मेहनत असली ऊर्जा है, और जो आपको अगर जो नोट दिया जा रहा है अगर ये असली नहीं है तो लूट कैसे होती है। तो हम इसका कैलकुलेशन किया कि 1970 का ही कैलकुलेशन किया हमने, क्योंकि उसी टाइम से लूट चालू होती है जो हरा इनकलाब थे पे। हाँ ठीक है। अब उस टाइम पे जो मजदूरी है मुद्रा में हमारी 5 रुपया है 1970 में, मजदूर की मजदूरी 5 रुपया, और उस 5 रुपए में अगर सोना खरीद रहा है तो 271.73 मिलीग्राम गोल्ड खरीद रहा है वो एक दिन की दिहाड़ी में, 271 मिलीग्राम। और गेहूं का भाव है उस टाइम 50 रुपए किलो, वही कैलकुलेशन करते हैं तो गेहूं के भाव में वो 10 किलोग्राम गेहूं पाता था। 10 किलो गेहूं उस टाइम पे उसे 1 क्विंटल का 50 किलो हो गया ना, ठीक है, सॉरी 50 रुपया हो गया 1 क्विंटल का। तो वो जो 5 रुपए में मेहनत कर रहा है उसमें उसकी जो उस दिन की 1 दिन की मेहनत में वो 10 किलो गेहूं पा लेता था। अब 2024 में कैलकुलेशन करते हैं, उसकी दिहाड़ी हमने ली है 300 रुपया। अगर वो 300 रुपए की मेहनत कर रहा है तो आज उसको जो गेहूं मिल रहा है जो कीमत के हिसाब से 13.824 ग्राम गेहूं मिल रहा है। लेकिन अगर उसको गोल्ड के मुकाबले कैलकुलेशन कर दी जाए मिलीग्राम गोल्ड में मजदूरी में, 1970 की मजदूरी में मिलीग्राम में उसकी कीमत बनती है 1766 रुपए आज के हिसाब से। 1970 में जो उसको गोल्ड मिलता है 5 रुपए के मुकाबले, यानी अब गेहूं के मुकाबले और सोने के मुकाबले दोनों के मुकाबले कैलकुलेशन करनी है, तो 1970 में जो 5 रुपए जो मिलता है दिहाड़ी, उसमें जो सोना मिल रहा है उस 5 रुपए में वो आज 1766 रुपए होता है, और 2024 की मजदूरी में उसे मिल रहा है मात्र 300 रुपया। यानी कि आज मजदूर को उस 5 रुपए के मुकाबले अगर 300 रुपए दे रहे हैं तो भी उस 5 रुपए को गोल्ड में कन्वर्ट करके दोबारा रुपए में कन्वर्ट करें तो भी 1466 रुपया कम मिलता है। असल में डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ भी वो कदे भी कह देंगे रुपया रद्दी हो गया। अरे मैं वही तो कह रहा हूं आपको, ये डिजिट है, मान लो उन्होंने आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर कर दिए, सबने जमीन बेच दी। वो बोले मान लो एक दिन स्कीम निकाल दी सरकार ने कि सबको 20-20 करोड़ का किला दे रहे हैं, लगाओ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन लगा दी और बोल दिया 3 दिन का समय है जिसको भी किला बेचना है, एप्लीकेशन लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, सारे कागज लगाओ, साइन करो, 20-20 करोड़ का किला, और बोले खाते में ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने खाते में ट्रांसफर कर दिए, सबके खाते में 20-20 करोड़ पड़े हैं। अब बैंक के पास तो कैश है नहीं, बैंक के पास तो 10 लाख नहीं मिलता, बैंक तो कैश तो होता ही नहीं, अब मोबाइल पे है। अब चौथे दिन इंटरनेट गायब हो जाए, मिट्टी। और जब इंटरनेट वापस आए,
आपके खाते शून्य हो तो जमीन भी गई और डिजिट भी गई, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और साइन आप पहले असल में ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ भी साइन करो। मैं आपको बात इसलिए लेके जा रहा हूं कि वो आपको बता रहे हैं कि मनजीत सिंह किसका बेटा है। मनजीत सिंह का पिता नहीं बता रहे, देवेंद्र के पिता नहीं बता रहे हैं कि देवेंद्र किस वो दस रहे मेरा बेटा है। वो बता रहे हैं कि ये कागज नहीं बनाओगे ना तो तुम माने नहीं जाओगे कि तुम हो। जैसे उनके कागज के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वो कह रहे हैं फैमिली आईडी बनानी पड़ेगी। अभी मजदूरों उसका श्रम मंत्रालय का एक मैसेज आया श्रमिकों के पास। मैं जब 2014 में इन हरामखोरों ने रेडी पटरी वाले और जो दिहाड़ी करने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू किया था ना, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, मैंने कहा था तुमको कंट्रोल करने के लिए है। अभी पता चल रहा है कि उन लोगों को अब ये कहा गया है कि जिसका बच्चे का अपार आईडी नहीं बना है उस माँ बाप को दिहाड़ी ही नहीं मिलेगी, वो लाभ नहीं मिलेंगे मजदूरों वाले। वो मजदूरों वाली जो पिछली पेंडिंग पड़ी पेमेंट्स पड़ी हैं वो नहीं रिलीज होंगी जब तक कि तुम्हारा बच्चे का अपार आईडी ना बन जाए। और अपार आईडी जिस बच्चे का बन रहा है उस अपार आईडी का मतलब ये है कि आपने अपनी सहमति से सरकार को ये बोला है कि इसको जो मर्जी इंजेक्शन लगा देना, जो मर्जी इलाज कर देना, जो मर्जी टेस्ट कर लेना, जितना मर्जी डीएनए निकाल लेना, जो मर्जी इसके साथ करना। मतलब आप अपने बच्चे को उनको दे रहे हो अपार आईडी के जरिए, फैमिली आईडी के जरिए आप अपने पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन उन प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो। हर चौथे दिन नया केवाईसी आता है, हर नई कंपनी को जब भी डेटा चाहिएगा नया केवाईसी आएगा। वो इस चीज को नहीं समझ रहा है किसान, वो केवल ये सोच रहा है मोबाइल से पेमेंट हो जाती है तो वो सुविधा है। वो नहीं, ये नहीं समझ रहा है कि जो वो डिजिट है वो असली रुपया नहीं है। असली रुपया, असली प्रॉपर्टी, असली धन है आपकी सेहत, आपका परिवार, आपकी जमीन, आपकी हवा, आपका पानी, आपका सोना, आपके घर में जो असली आपका पशुधन, जिसको भी धन बोलते हैं ना आपा, जैसे बेटी को भी धन बोलते हैं, यानी बेटी को भी बेटे को भी, यानी कि परिवार एक तरह से। फिर श्रम धन, यानी मेहनत अगर कर पाते हैं तो वो धन है। फिर ज्ञान को भी हम धन बोलते हैं। असली धन ये धन ਜਿਹੜੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ये कभी कभी असली धन ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। बस ये नियम है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ਜਿਹੜਾ असली धन कਦੇ नहीं घटता। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं, बच्चे अगे हो रहे हैं, सारा बढ़ रहा है, जमीन का वो हो रहा है, बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, हो रहा है। यानी देखो आप एक तरह से ये समझो आप कि आपको भूख है अगर 5 रोटी की, 5 रोटी आज बनाओ, 10 साल बाद बनाओ, 50 साल बनाओ, उतने आटे की मिलेगी, उतने ही आटा घटेगा नहीं, कभी आटा नहीं घटेगा, उतना ही आटे की बनेगी और उतनी ही ऊर्जा देगी जितनी 50 साल पहले दे रही थी, अगर वो वही बीज है और वही नहीं। हुण समय समझाया ना भी वो 5 रुपए दे रहे थे, आज 300 दे रहे, वो भी मिट्टी है। हाँ, वो भी मिट्टी, 5 का 300 हो गए, मिट्टी है, मिट्टी है। पर सोना जेड़ा हैगा वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। असल में वो कह रहे हैं रुपए की कीमत घट गई। ये वैसी ही लाइन है कि किलो का वजन घट गया। रुपए की वैल्यू कैसे घट जाएगी यार? रुपया खुद किसी की वैल्यू तय करता है। किलो वजन कितना घट जाएगा? मैं जब पीएमओ गया ना, तो पीएमओ में मैं वहाँ जब अपना प्रोजेक्ट दे रहा था अपना एजुकेशन वाला कि हम हर बच्चे का रोजगार बनाने वाली शिक्षा दे सकते हैं, तो आईएएस की एक पूरी गोल मेज में वो रखे थे, बैठे थे, तो मैं से चर्चा हो रही थी। तो मुझे एक आईएएस ने बोला कि गजब आइडिया है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है आपका, पहले तो ये बताइए आपका एफिलिएशन है क्या, मतलब किसी से आपने एफिलिएशन लिया है क्या? मैं कहा इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी हूं चाचा, मेरे को एफिलिएशन कौन देगा? जिसको मेरे से ज्यादा पता होगा वही तो एफिलिएशन देगा ना, जिसको इससे ज्यादा पता होगा। तो आपके यहां कोई है जो मुझे एफिलिएट कर देगा? अरे मैं एफिलिएशन दिया करूंगा आने वाले टाइम में कि हाँ इसने ठीक किया है कि गलत किया है, अगर उससे ज्यादा कोई कर लेगा तो वो देने लग जाएगा। अदरवाइज मतलब आप किसान को क्या एफिलिएशन दोगे कि तुम्हें उगाना आता है कि नहीं उगाना आता है? मतलब मोची को क्या एफिलिएशन दोगे आप बेसिकली? तो पॉइंट ये है कि वो एफिलिएशन मांगते हैं कि कागज है क्या तुम्हारे पास, और हम कहते हैं असली धन है हमारे पास, हमें तुम्हारे कागजों की आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारे एफिलिएशन की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास असली धन है। असली धन के पीछे छोड़ करके औलाद को, शांति को, परिवार को, प्रेम को, हंसी को, खेत को, जमीन को, पशुओं को
मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसके घर से डंगर निकल गया ना, उसका घर बर्बाद होना तय है। वो आदमी का सेहत भी खराब होएगी, उसकी फैमिली भी खराब होएगी, उसके सारा परिवार अलग अलग हो जाएगा जिसके घर में डंगर नहीं है। मतलब वो पशुधन को इतना इंपॉर्टेंट धन मानते थे। मैं तब सोचता था, मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं सच देख पा रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। जिसके घर में वो नहीं है पशु, वो लोग जिसके घर में है वो आज भी 4 बजे ही उठते हैं, 4:30 बजे ही उठते हैं और अपना डेली का काम करते हैं। वो आज भी बीमार नहीं है जब तक कि उनके शरीर में कोई केमिकल सरकार के किसी आदमी ने ना डाला हो, मतलब इंजेक्शन के जरिए या किसी और, वो बीमार नहीं पड़ते अदरवाइज है। जो आज जिनके घर में डंगर नहीं है वो फिर 8 बजे उठते हैं, नौकरी से पहले 15 मिनट पहले उठते हैं। जिनके घर में डंगर हैं वो आज भी शौचालय बाहर ही जाके आते हैं और खाते अपने घर में आकर हैं, और जिनके घर में डंगर नहीं है वो खाते बाहर हैं और हगने घर आते हैं। मतलब पूरा उल्टा गेम प्लान उन्होंने चला के रखा हुआ है कि पूरे सिस्टम को उल्टा कर दो इनके। एक ना मैं कई बार सुनाया कि ना पाकिस्तान के ਵਿੱਚ ना अफजल साहिर है एक, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ की ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ बहुत बड़ी ठगी थी, जिस तरह हमें कह रहे हरियाणा बनाते तो पहले वो बनाया उधर। बिल्कुल। ਉਹਨੇ फिर ना एक मतलब कि नज़म लिखी है, ਉਹਨੂੰ पाकिस्तान की वार है ਉਹਦਾ ਨਾਂ, बहुत कमाल ਅੱਜ के समय के ਵਿੱਚ तबाही है। 2 ਲਾਈਨਾਂ उसके ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਢੁਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਬਦਲੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਦਲਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਮ ਦੇ ਕਿੰਜ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਧੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਤਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, उन उतार रहे हैं तो बंदे खुश हो रहे हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी ब्यूटी क्या है इसमें मंजित भाई, हमने इस किताब को हमने इसलिए लॉन्च किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसको भेजेंगे। भेजने के बाद हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास अपना अर्जी लेने। उस अर्जी से पहले एक कमाल हुआ हमारे कुछ साथियों ने, कुछ वकील थे, उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी हमारी इस किताब के बेसिस पर कि तुम्हारे से जो हमने लोन लिया था ना बैंक वालों से, 60 लाख का लोन था एक बंदे का, कि तुमसे जो लोन लिया था, और एक किसी का 6 करोड़ का था, तो 6 करोड़ वाले ने भी लिखी है। ये बात है, ये अभी ध्यान आ जाएगा मेरे को, मैं उस जगह का नाम भूल जाता हूँ, यूपी के अंदर है। तो वो कि भाई हमने तुमसे जो लोन लिया था, हम इसकी लीगल मनी में पेमेंट करना चाहते हैं, लीगल मनी में, असली रुपए में, भारत के वैध रुपए में। और वैध रुपए में जो तुमने हमको पैसा दिया था ये अवैध है, ये इलीगल है। तो लेकिन फिर भी हम इस देश के निवासी, हम किसी का पैसा नहीं रखना चाहते हैं, तो आप हमको इसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, करके मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो जो 60 लाख का लोन था वो करीब करीब 1000 रुपये में हो गया था, तो 1000 रुपये हम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपकी फुल पेमेंट हो गई है, हमें 1 महीने के अंदर अंदर हमारा NOC चाहिए। फिर और ऐसे ही 6 करोड़ के लोन में हुआ था, उसका 10,000 रुपये का बना था लीगल मनी, क्योंकि हम जो कमा रहे हैं वो लीगल है, वो असली है, असली मेहनत से कमा रहे हैं। मैं इस बात को समझना, बैंक में जमा हम भी वही नोट कर रहे हैं और निकाल भी वही नोट रहे हैं, लेकिन वो जो निकल रहा है वो हवा में छपा हुआ है बिना किसी नियम के, और हम जो दे रहे हैं वो कमा कर दे रहे हैं, यानी हम कमा रहे हैं, वो छाप रहे हैं। और वो अपनी मर्जी से कितना ही भी छाप कर अगर राजा अपने उद्योगपति दोस्त को दे देगा, वो उद्योगपति दोस्त आकर आपको कितनी मर्जी रुपए में आपकी जमीन ले लेगा, और एक बार जमीन ले ली फिर आप दोबारा उस पैसे से उसी जमीन को उतने रुपए में नहीं ले सकते। अभी आप 20 करोड़ का किला ले लो, अगले दिन आप 20 करोड़ में वही जमीन लेकर के दिखा दो, सेम जमीन आप अगले दिन छोड़ो, साइन करने के इमीडिएट बाद अगर आपका मन बदल जाए तो भी आप उस जमीन को वापस उस 20 करोड़ में नहीं ले सकते। ऐसा कैसे होता? यानी क्योंकि वो रुपया नकली था, तो नकली चीज के बदले आप असली धन उसको दे रहे हो बेसिकली। तो हमने जब ये किया था, यूपी के कुछ शहर का नाम बताइए आप, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के साथ, बुलंदशहर के जैसा ही
कोई नाम है, सहारनपुर, लखनऊ, बुलंदशहरी। मैं हमेशा भूलता हूँ इस शहर का नाम, और इतनी बार आता है। हाँ, इसके अंदर मैं उसमें अभी गया था मीटिंग के अंदर जनवरी में, तो मेरे को या इसमें लिखा होगा डायरी के अंदर कि जनवरी कोई नहीं, चलो पा नहीं, बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो मैं कभी ना करता। हापुड़ में हमने मीटिंग की थी, यहाँ पे भी फिर मैंने नाम नहीं लिखा हुआ। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई तुम्हारे इस बुलंदशहर ही था शायद, कि उस कोर्ट में ना चार केस दाखिल हुए हैं हमारे इसी मुद्दे के, कि असली रुपए में पेमेंट कर दिया है, बैंक से जो हमने लेना आया ना, जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं, लगभग 7,000 करोड़ रुपया नहीं आया है, कि तुमने हमारे फर्जी रुपए के बदले में, यानी कि करीब करीब 2,000 आवेदन लग चुके हैं, और उन 2,000 आवेदनों में से बैंक जवाब नहीं दे रहे हैं। हज़ारों लोगों की ज़मीनों की, मकानों की कुर्कियाँ रुक गई हैं, खेतों की कुर्कियाँ रुक गई हैं आवेदन लगाने के बाद। और फिर अब हम एक काम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई एक काम कर दो, आप बैंक में जाकर एक 100 रुपये का नोट, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के एक एप्लीकेशन लिख दो बैंक को कि जी आरबीआई के नाम, बैंक के थ्रू भेज दो कि मेरे पास ये 100 रुपये का नोट है, उस नोट को आपने कहीं खर्च नहीं करना, इसकी फ़ोटोकॉपी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, मुझे इस नोट के बदले में मेरा रुपया चाहिए जो आपने वादा किया हुआ है। वो रुपया मतलब क्या है, और आप उस रुपए को आपने कहाँ रखा है, वो मुझे चाहिए। नोट के बदले हमें नोट नहीं चाहिए या डिजिट नहीं चाहिए, तो कृपया करके मेरा वो रुपया दे दो। अगर बैंक वो नोट का जवाब, उस चिट्ठी का जवाब नहीं देता है, तो बैंक के ऊपर 138 में मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें बैंक चेक बाउंस का लगता, क्योंकि वो चेक है ना, प्रॉमिस है ना, वो इतने रुपए देने का, नीचे साइन है गवर्नर के, वो प्रॉमिस है, तो वो प्रॉमिस फेल हो रहा है बैंक। हमारे हजारों आवेदन लग चुके हैं, और आरबीआई से कॉल तो आती है, बैंक से कॉल तो आती है, वो कहते हैं आकर के मिल लो। हम कहते हैं हमें मिलना क्या है, हमने तुमसे जो डील किया, तुमने हमको लिखित में नोट दे रखा है, हम तुमसे लिखित में उसका रुपया मांग रहे हैं बदले में, तो इसमें मिलना क्या है? तुम चिट्ठी लिखकर भेजो कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जवाब नहीं आ रहा है बैंकों को। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा जो बिहार में आया ना कि नकली नोट चल रहे हैं 500 के, हूबहू वैसे ही हैं और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके जरिए वो फर्जी रुपया मार्केट में फ्लोट करेंगे, फिर सारे 500 के नोट वापस ले जाएंगे, जैसे 2000 का नोट गायब कर दिया, ताकि लोग अपने नोट के बदले रुपया ना मांगने लग जाएं, और फिर टोटल डिजिटल मार देंगे। ये डिजिटल करेंसी इस देश की जनता के साथ बिल्कुल वैसा ही फ्रॉड होगा जैसा फ्रॉड 1947 में 15 अगस्त के दिन हुआ था। ये डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इतना खतरनाक खेल है। इसलिए हमने इस किताब के और इस नॉलेज के बल पर हम किसान नेताओं को, सबको ये कह रहे हैं कि आओ, जो कर्जा दे रहा है, हम किसी को इस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं कि तुमको कर्जा पे नहीं करना। हम ये कह रहे हैं अगर तुम लड़ना चाहते हो, तुमको समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है, आप इस किताब को खरीद सकते हो, अमेजन वगैरह सब जगह लिखी हुई है, डॉक्टर बलारा किताब ऑन रुपया, मतलब बुक ऑन रुपया, ऐसे में करके ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हमने जब इस किताब से जितना पैसा आता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक पार्ट इसका रॉयल्टी के रूप में घनश्याम वर्मा जी को जाता है, मेरे को इसका कोई पैसा नहीं लेना होता, मुझे इसमें से एक पैसा नहीं चाहिए होता है। इसकी कॉस्टिंग के बाद जितना पैसा बचता है, या तो हम इस किताब को बांटते हैं, या हम इस किताब को जितना पैसा आता है यानी बांटते भी किसको हैं, किसी बड़े वकील को, जज को, जो देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, ये पकड़ो जी और इसको पढ़ के लोगों को समझाओ। और जो पैसा आता है वो सारा समाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पूरा सोसाइटी के लिए। ये किताब हमने सोसाइटी को ही समर्पित की हुई है। घनश्याम वर्मा जी की रॉयल्टी के बाद बाकी का जितना पैसा है सारा का सारा सोसाइटी को जाता है। तो इसलिए हमने इस मुहिम में एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिस भी किसान का कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा और वो इस जाल में फंस चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल भी मतलब कोई गलत कदम नहीं उठाना। मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है ना वो ये है कि किसी भी किसान को बस गलत कदम नहीं उठाना। उसने क्या करना है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 7696627656। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना डिटेल भेज दो कि मैं कर्जे में फंसा हुआ हूँ और ये करके कुछ जानकारियाँ हैं।
अगर कर्जा बहुत बड़ा है, हमारी 2 ही कंडीशन होती हैं इसके अंदर, हम उसका आवेदन लगाते हैं ना, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहला तो तुमको इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा बैठ करके, क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे अदरवाइज अधिकारियों के सामने और पुलिस वालों के। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे, कागज की लड़ाई तो कागज लड़ लेगा, गुंडागर्दी की लड़ाई कैसे लड़ोगे? वो आ गए 50 लोग, मान लो तहसीलदार भी आ गया, एसडीएम भी आ गया और पुलिस वालों को लेके आ गए और बोले कि घर खाली करो। आपको केवल पड़ोस को इस बात के लिए समझाना है कि चाचा जब लोन लिया था ना तो लिखित में तुमने हमसे सारे कागज लिए थे, हमको अब डाउट हो गया कि तुमने हमारे साथ ठगी करी हुई है। जो डाउट वाला चिट्ठा भेजा हुआ है ना, उस चिट्ठी का जवाब दे दो पॉइंट वाइज, सही सही, क्योंकि उसके जवाब हमने इस किताब में दिए हुए हैं। तो भाई उसके लोन के हिसाब से उसको ये कहेंगे कि भाई चलो 5-4 किताब लेकर के तुम पड़ोस को, अपने साथियों को बांटो, ये उसकी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपना समझो इसको बस, और लड़ाई खुद लड़ो, अपने लोगों को समझाना चालू करो। अगर उसके बाद भी नहीं मानते, देखो कागज की लड़ाई कागज लड़ेगा, कोर्ट की लड़ाई हम लड़ेंगे। अब आपको जमीन की लड़ाई तो फिर उसी को लड़ना पड़ेगा ना जिसका लोन है बाकी, और लड़ेगा तब जब उसे समझ होगी। समझ ही समाधान है और ना समझी ही समस्या है। बस समझ को डेवलप करने की इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़े हैं कि किसी तरह से लोगों को पता चल जाए कि रुपया असल में मूल्य का मापक है और उसको शोषण का साधन बनाया हुआ है बैंकों ने, उद्योगपतियों ने, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के। ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਥਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। मेरा तो क्या है, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये रुपए पर बोलने वाला इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। हिटलर जो था वो इनके खेल को समझ गया था। हिटलर ने फिर अपना डीलिंग जो है वो बोला कि मैं रुपए में डील करता ही नहीं, मैं डॉलर में डील करता ही नहीं, मुझे सोना चाहिए। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦਿਓ, सोना दो, बात खत्म, पैसा नहीं, कुछ नहीं नहीं चाहिए तुम्हारा, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल। यानी असली धन ही वो है। और इसीलिए इन्होंने सोने की खदान, यहां तक कि पानी भी सोना ही है। आप देखो ये लोग या तो फैक्ट्रियों के जरिए पानी को खराब कर रहे हैं नदियों में डाल के गंदा, या फिर बोर करके नीचे डाल रहे हैं, या फिर ये इसके ऊपर इस तरह से बांध बना के कंट्रोल कर रहे हैं कि वहां कोई जा ना पाए। मतलब ये पानी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं, रुपए के फ्लो को भी कर रहे हैं। आप कितना सोना रख सकते हो ये भी यही बता रहे हैं। मतलब आप अमीर नहीं हो सकते, ये अमीर हो जाएं जितने मर्जी। ये कहते हैं डिजिट ले लो हमसे जितने मर्जी, ई सोना, ई गोल्ड ले लो, ई गोल्ड मतलब डिजिट्स में हो, लेकिन असली ना हो तुम्हारे पास। असली धन अगर आपके पास होगा तो आपके पास थोड़ा समय बचेगा जिसमें आप देश के बारे में और अपने समाज और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाओगे। असली धन नहीं होगा तो आपको जब मर्जी लपेटा जा सकता है, गुलाम बनाया जा सकता है। ये गुलामी का दौर है और आज़ाद करने की लड़ाई जनता सरकार मोर्चा इसमें लड़ रहा है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि ये समझ डेवलप करें, और पंजाब हरियाणा समेत पूरे देश का किसान जो है उससे रिक्वेस्ट यही है, कोई भी गलत कदम ना उठाए। जब भी उसे लगे कि कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है तो ये नंबर मैंने आपको दिया है दोबारा से, 76 96 62 76 56 7696627656। इस पर आप फॉर्म भरोगे लोन वाला, उसमें अपने लोन की डिटेल भर दो। लोन की पूरी जानकारी सही होगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप ये किताब का ऑर्डर कर दो और आपका आवेदन बन के आ जाएगा। और फिर किताब को भी पढ़ना है अच्छे से, और फिर हमारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। उस ट्रेनिंग के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा और फिर अपनी फाइट चालू करो। बहुत बहुत शुक्राना डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।